सर मैट्रिकुलेशन के बाद क्या करे, इंटरमीडिएट के बाद कौन सी स्ट्रीम के साथ आगे बढ़ा जाए, कौन सा विषय चयन करना अच्छा रहेगा। और मैं अक्सर उन्हें एक ही बात कहता हूं कि ये प्रश्न इतने आसान नहीं है, गूढ़ प्रश्न है। जब आप अपने कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें एक बेहतर कैरियर चाहिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप सोचते हैं, इन चीजों को, बदलते ट्रेंड को देखते हैं, तो फिर ये कहना इतना आसान नहीं होता है कि आप किस सब्जेक्ट को रख लीजिए। और अब मेरे ख्याल से जो कोई भी आपको ऐसे बता रहे हैं कि ये सब्जेक्ट रख लीजिए, सीधे सीधी आपने एक क्वेश्चन किया और फ्लैट वे में आपको एक जवाब मिल जाता है कि आप इस सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ जाइए, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा बेवकूफी भरा कोई भी बात हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ये इतने सहज, इतनी आसान बातें हैं नहीं। हर बच्चे, हर व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल समस्याएं होती है, चाहे वो इकोनॉमिकल लेवल पे हो, आर्थिक स्तर पे हो, उनकी मानसिक लेवल पे हो, उनकी बौद्धिक लेवल पे हो, या उनकी सोशल लेवल पे हो, ठीक ना। तो हर बच्चों की अपनी अवेयरनेस होती है, हर बच्चे की अपनी एक, वो अपनी तरह से पढ़ते हैं, उनमें खूबियां खामी होते हैं, उनकी अभिरुचि अलग होती है, उनकी प्रतिभाएं अलग होती है। और ये कह देना भर कि आप इस स्ट्रीम के साथ आगे बढ़ जाइए बिना इंडिविजुअली उस बच्चे को समझे हुए, उसके अभिरुचि को जाने हुए, और साथ साथ बिना उसके टैलेंट को जाने हुए, उसकी प्रतिभा को जाने हुए, उसके रिसोर्सेज को समझे बिना बच्चे को ये कह देना कि ये सब्जेक्ट रख लिया जाए या इस सब्जेक्ट के साथ तुम आगे बढ़ जाओ, मुझे लगता है कि कहाँ से आते हैं ये लोग कि इस तरह के राय इतने फ्लैट वे में। तो संभव ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि देखिए, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे जैसे इंसान से पूछेंगे कि सर कौन सा सब्जेक्ट रख ले, तो हम कभी भी आपको इसका उत्तर एक फ्लैट वे में नहीं दे पाएंगे कि आप इस सब्जेक्ट को रख लीजिए। क्योंकि पहली बात तो यही है कि किसी सब्जेक्ट के प्रति जो दुराग्रह होती है कि आप कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट बुरा है, कोई सब्जेक्ट अच्छा या बुरा नहीं होता है। सभी सब्जेक्ट की अपनी खूबियां हैं, अपनी खामियां हैं। जब आप कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हम आफ्टर मैट्रिकुलेशन, आफ्टर इंटरमीडिएट की हमारी कैरियर कैसा हो, जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखने का प्रयास करते हैं, तो आपको देखने पड़ते हैं कुछ अलग अलग चीजों को देखने पड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कुछ जो पंडित, स्वघोषित पंडित होते हैं, जो मान लेते हैं कि ये सब्जेक्ट अच्छा है, वो सब्जेक्ट बुरा है, गलती वहां हो जाती है, चूक वहां हो जाती है। दरअसल कोई सब्जेक्ट अच्छा या बुरा होता ही नहीं है। निर्भर करता है कि आप किस लिए बने हैं, आपकी योग्यता क्या है, आपकी अभिरुचि क्या है, आपके रिसोर्सेज क्या है, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। सबसे पहली बात तो हम यही कहेंगे कि क्या चुने, कौन सी स्ट्रीम के साथ आगे बढ़े, इसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम आपको यही कहेंगे कि वैसे लोगों को, वैसे पंडितों को अवॉइड करें, वैसे शिक्षकों को अवॉइड करें। जनरली मैं शिक्षकों के बारे में बोलता नहीं हूं, मैं आपको एक ईमानदार सजेशन दे रहा हूं कि वैसे शिक्षकों से, वैसे पंडितों से को अवॉइड करें जो आपको फ्लैट वे में एक जवाब देते हैं, बिना आपको जाने हुए, बिना आपके रिसोर्सेज को समझे हुए, बिना आपके टैलेंट को, बिना आपकी प्रतिभा को जाने हुए कि इस सब्जेक्ट को रख लो। तो वैसे पंडितों से बचे, वैसे लोगों से बचे, वैसे लोगों। और दूसरी बात कि जो ऐसे शिक्षण संस्थान है, खास करके आपको ग्रामीण लेवल पर आप देखते हैं, ऐसे कहना नहीं चाहिए लेकिन एक दुखद पहलू है कि शिक्षक समुदाय जो है वो अपनी डिग्निटी खो चुके हैं। वो, उनके अंदर, शिक्षक एक ऐसा प्राणी होता है जिसके अंदर क्या कहते हैं, वो आत्मविश्वास जो होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट की भाव बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब आप ग्रामीण कस्बों में देखेंगे तो शिक्षक उस सेल्फ रिस्पेक्ट को खो चुका है, वो अपनी डिग्निटी को गंवा चुके हैं। वो बच्चों को पकड़ पकड़ के सुधारने के अभियान में लगे होते हैं, ठीक ना। बच्चों की भीड़ कैसे जमा होगी, इसके लिए वो तमाम तरकीबें लगाते हैं। यहां तक कि मतलब बच्चों को डिमोरलाइज करके, गार्जियनों की प्रशंसा करके, चापलूसी करके। शिक्षक कभी किसी समाज में, कोई एक शिक्षक जो है वो खुददार होता है। शिक्षक महत्वाकांक्षी जरूर होता है, लोभी नहीं होता, लालची नहीं होता है। और जो शिक्षक चापलूस बन जाए, लालची बन जाए, अपनी डिग्निटी गंवा दे, तो वो आपको एक सही राय नहीं दे सकता है। तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे, इन चीजों से बचे। दूसरी बात देखिए, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि हम कौन सी सब्जेक्ट को रखें,
तो हम कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे जिस आधार पे आप खुद को देखें। ये नहीं कि हम ये कहें कि इस सब्जेक्ट को रख लीजिए तो आप उस सब्जेक्ट के साथ खड़े हो जाइए, या कोई और कहा। अच्छे लोगों से, जानकार लोगों से, विशेषज्ञों से, एक्सपर्ट लोगों से राय जरूर लीजिए, लेकिन वैसे लोगों से राय नहीं लीजिए जो लोभ में है, जो आपको राय इसलिए दे रहे हैं कि आप उनके पास ट्यूशन ज्वाइन कर लीजिए, आप उनके कोचिंग संस्थान में दाखिला ले लीजिए। ऐसे लोगों से राय नहीं लीजिए, अन्यथा उन सभी लोगों से, अपने सीनियरों से, अपने से बड़ों से, जानकार लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से आप अपने करियर के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में गाइडेंस जरूर ले, उनकी राय जरूर ले। और किसी की राय को मान लेना जरूरी नहीं है, आपको खुद का मूल्यांकन करिए, बहुत ईमानदारी के साथ कीजिए अपना मूल्यांकन। और उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको हम बताएंगे। जैसे सबसे पहली बात तो इसमें नो डाउट कि आप अपनी अभिरुचि जो है, कि आपकी अभिरुचि क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि अब मान लेते हैं कि कोई सब्जेक्ट आप चयन कर रहे हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट के प्रति आपकी कोई दिलचस्पी ही नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभिरुचियां जो है वो जागृत नहीं होती है, वो कंडीशन से, वो सिचुएशन से, आपके जो पढ़ाई की ग्रुप होती है, जो वर्ग कक्ष होते हैं, जो आपके, उस सारी चीजों से ये डेवलप होती है आपके अंदर अभिरुचियां। और खास करके मैट्रिकुलेशन के स्तर पे बच्चों की माइंड उतनी मैच्योर नहीं होती है, तो फिर उनकी अभिरुचियां भी बदलती है। कि कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा चीज नहीं होता है कि एक दृढ़ होता है कि अभिरुचि, ऐसी बात नहीं होती है। अभी आप देखेंगे कि मैट्रिकुलेशन में जो नंबर जो है वो बहुत अधिक आते हैं, मार्किंग सिस्टम लिबरल हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गुणवत्ता में भी बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। शायद शिक्षा जगत को समझने वाले लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। पुराने समय में आप देखेंगे कि जो थर्ड डिवीजन से है, जो सेकंड, बिहार बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन करना अपने आप में एक लाइन मार्क होता था। तो उस समय के सेकेंड डिवीजन जो है आज के फर्स्ट डिवीजन पे कभी कभी आपको भारी लगेंगे, क्योंकि एक टफ सिलेबस था, टफ मार्किंग सिस्टम थी, बहुत सारी बातें थी। खैर उधर मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये, अगर आप किन आधारों पे अपने स्ट्रीम का चयन करेंगे, तो सबसे ऊपर उसमें जरूर रखिए कि आपकी अभिरुचि क्या है, उसको थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। दूसरी जो पॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे वो है आपकी नेचुरली टैलेंट, आपकी प्रतिभा। और मतलब कि आपकी अभिरुचि और आपकी टैलेंट जो है, आपकी प्रतिभा जो है, ये मैच करने चाहिए। आपकी रुचि है कि हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन आपको साइंस सब्जेक्ट आता नहीं है। आपकी अभिरुचि है कि हम इंजीनियरिंग करेंगे, और अब बमुश्किल से किसी तरह मैट्रिकुलेशन में आपने जोड़ घटाव सीख के बमुश्किल से कुछ थ्योरम्स को रट के आपने परीक्षा दिया था, आपने मार्क्स ला लिए। ये बहुत कम आदमी जानते हैं कि आपने थ्योरम को रट के, लेकिन आप जान रहे हैं कि आप उस थ्योरम को, आपने फिजिक्स के दर्पण सूत्र को, आपने लेंस फार्मूला को रट के एग्जाम दिया था, आपने फंडा अप्लाई किया था, आपने मार्क को गेन करने की कोशिश किए थे, वहां पे आप मार्क का पीछा किए थे, नॉलेज का पीछा नहीं किए थे। तो ये अभिरुचि और आपकी योग्यता, आपकी टैलेंट, आपकी प्रतिभा, ये मैच करना चाहिए। आप खुद को, अपने आप को देखें कि क्या आपकी जो अभिरुचि है, जो आप करना चाहते हैं, क्या उस अभिरुचि के साथ आपकी प्रतिभा, आपकी टैलेंट जो है वो कितनी मैच करती है। अगर आपकी प्रतिभा आपकी अभिरुचि के साथ मैच नहीं करती है, तो अपने आप को फिर से रीचेक कीजिए। शायद आप बहाव में, फ्लो में बह जाएंगे, क्योंकि मैट्रिकुलेशन के बाद जो है उतना मेच्योर माइंड नहीं होता है कि आप अपने बारे में जो है वो सही फैसला ले पाएंगे। इसीलिए कभी कभी एक्सपर्ट की, जानकार लोगों की आपको जरूरत पड़ जाती है। अन्यथा आप देखा देखी में कि हमारे दोस्त ये रख रहे हैं, वो सब्जेक्ट रख रहे हैं। दूसरी बात है कि कई सारी भ्रांतियां फैला दी गई है कि आर्ट्स विषय पढ़ोगे तो भूसकोल विद्यार्थी पढ़ता है, कमजोर विद्यार्थी आर्ट्स पढ़ते हैं। दरअसल एक लेवल पे जब जाइएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे कोरे वहम है, बकवास बात है। और बड़ी, माने अजीब विडंबना है कि जिन सब्जेक्टों को पढ़ के भारत की सबसे बड़ी एग्जामिनेशन यूपीएससी, राज्यों के पीसीएस, जब आप ऑफिसर बनते हैं, डीएम बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, एसपी बनते हैं, बीडीओ बनते हैं, सीओ बनते हैं, जिन सब्जेक्टों को पढ़ के आप बनते हैं, और उस सब्जेक्ट के बारे में एक भावना, एक धारणा बना दी गई थी कि वो सब्जेक्ट कमजोर विद्यार्थी पढ़ते हैं। कितना हास्यास्पद बात है ये। मतलब
बकवास ही कहा जाएगा इसे कि ये, और ये डेवलप किया जाता है, ठीक ना। और आज के डेट में जो एक बड़ी सी लॉबी चलती है ट्यूशन संस्थानों की, कोचिंग संस्थानों की, बड़े शहरों में आप देखेंगे तो और बहुत ज्यादा है। लाखों लाख रुपया इंजीनियरिंग मेडिकल के नाम पे वसूल लिए जाते हैं संस्थानों के जरिए, ठीक ना। तो आप फ्लो में बह जाएंगे। देखिए पहले इस चीज को समझिए। अगर आज नहीं समझ पाएंगे आप, तो फिर अभी जिस सब्जेक्ट को आप अवॉइड करके निकलना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आर्ट्स रखें या साइंस रखें, आप साइंस के साथ आगे बढ़िए। अगर आपकी अभिरुचि, आपकी योग्यता मैथमेटिक्स के साथ है, बेहिचक आप मैथमेटिक्स को लेकर आगे बढ़िए। शायद इंजीनियरिंग के लिए ही आप बने हुए हैं, आपको मैथ के साथ आगे बढ़नी चाहिए। देखिए कि आपकी अभिरुचि मैथ में होनी चाहिए, दूसरी बात की आपकी टैलेंट होनी चाहिए मैथ, ऐसा भी नहीं क्योंकि आपने 10 साल किसी तरह तो खींचा। अब उस गलती को, अगर आपको मैथ नहीं आता है, आप फिर से एक फैसला ले रहे हैं कि हम 12वीं करेंगे, हम इंटरमीडिएट करेंगे मैथमेटिक्स के साथ है, तो आपको एक मौका मिला था 10वीं के बाद कि वो सब्जेक्ट जो आपका कमजोर था आप उसको छोड़ के अपने करियर के रास्ते तलाश पाए। लेकिन आपने देखा देखी में कि हमारे दोस्तों ने ये रखा है, माने कुछ खास टीचर भी आपको गाइड कर देंगे क्योंकि उनको पढ़ाना है, किसी को आर्ट्स पढ़ाना है तो वो कहेंगे आर्ट्स रख लो, कोई साइंस के टीचर है तो साइंस रख लो। इससे बचिए, उनकी राय लीजिए। जब आपको, आप किसी राय लेते हैं कहीं पे संस्थानों वगैरह से या कोई तो वो इस भाव से ना राय दे कि आप उनके क्लास को ज्वाइन करेंगे। जब इस भाव से ऊपर उठ के कहीं कोई राय आपको मिलता तो आप समझिए वो एक तटस्थ राय होगा। अगर आपको अच्छी साइंस पे पकड़ है, आपकी अभिरुचि है बायोलॉजी के साथ, आपकी पकड़ भी है, तो आप निसंदेह आगे बढ़ें क्योंकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है मेडिकल क्षेत्र में। और केवल एमबीबीएस डॉक्टर ही नहीं है, और भी बहुत सारे जो हैं वो उस क्षेत्र में जो है आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बनेगा। एक फायदा भी है साइंस स्ट्रीम के साथ कि अगर आप पढ़े हुए हैं तो बहुत सारे आपको कंपनियों में जॉब मिल जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी आपको जॉब मिल जाएंगे। टीचिंग सेक्टर तो सबों के लिए खुला होता है, किसी भी सब्जेक्ट के लोगों के लिए खुला है, या हायर एजुकेशन करके आप प्रोफेसर बने, ये सब तो हर सब्जेक्ट के लिए खैर खुला हुआ है। लेकिन आप अपनी प्रतिभा को, सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपनी अभिरुचि के साथ मैच कराइए, ठीक ना। और तब देखिए कि क्या आप बहाव में तो नहीं बह रहे हैं। ये इसलिए फैसला नहीं लीजिए कि एक्स वाई जेड ने इस सब्जेक्ट को चुना है, आपकी इंडिविजुअली समस्या अलग है। एक तीसरा पॉइंट भी आपको हम कहेंगे जिसके बारे में आप ध्यान रखिए कि आपको समय कितना मिलेगा। खास करके मैं ग्रामीण कस्बे में जो बच्चे होते हैं उनसे जरूर इस बात को कहते हैं। लड़कियां अगर हैं तो मैट्रिकुलेशन के बाद और भी हम बहुत ज्यादा उनको कहते हैं कि एक बात जरूर अपने गार्जियन से, अपने अभिभावक से, अपने माता पिता से इस बारे में, इस पॉइंट्स पे गहन डिस्कशन कीजिए, उनके साथ वार्ता कीजिए कि पापा हमें कितना समय मिलेगा पढ़ने को। मतलब कि आमतौर पे आप देखेंगे कि गांव में एक प्रेशर होता है, लड़कियां हैं तो उनको बहुत अधिक समय मिल नहीं पाता है। मैं ये नहीं कहता हूं मिलना चाहिए उन्हें समय, लेकिन मैं व्यवहारिक पक्षों की बात कर रहा हूं कि मैट्रिक के बाद गार्जियन कितनी दिन वेट करते हैं, प्राय एक प्रेशर बनाते हैं, मैरिज करनी है, मैरिज करनी है। और वैसे में आपको कभी कभी पढ़ने का उतना अच्छा वक्त नहीं मिल पाता है। अब आने वाले समय में, अब जो समय चल रहा है, तो मैरिज के बाद भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कंटिन्यू रख रहे हैं, अच्छी बात है, खुशी की बात है, अच्छा लगता है इन चीजों को देख के कि वर्ग में अब जनरल कंपटीशन की प्रतियोगिता परीक्षाओं की बैच में कई सारी महिलाएं पढ़ती है। हम, हमारे बैच में तो माँ बेटी बेटा सब पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चे भी हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीजें देख के बड़ी सुखद अनुभूति होती है। लेकिन अगर आप मास की समस्याओं को देखेंगे, व्यवहारिक पक्षों को देखेंगे, तो थोड़ा सा मुद्दा जटिल होता है, सबकी सिचुएशन एक समान नहीं होती है। तो खास करके जो ग्रामीण कस्बे के बच्चे हैं, अगर वो गर्ल्स हैं तो और भी उनके साथ कि एक बार आप खुद के बारे में सोचिए कि आपको कितना समय मिलेगा। देखिए जीवन में पढ़ना जरूरी है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई को देखते हैं तो फिर एक अलग फेज देखिएगा। लेकिन हम आज सारी बात कैरियर को लेकर कर रहे हैं कि हम एक कैरियर बनाना चाहते हैं, एक जॉब्स चाहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज अगर पढ़ाई को देखने का प्रयास करेंगे, जो कि सामान्यता है। पढ़ना, पढ़ाई ज्ञान प्राप्ति है, ज्ञान प्राप्ति का अंतिम उद्देश्य चरित्र निर्माण होता है, महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन बात आज उसकी नहीं हो रही है। ये एक हकीकत है, एक फैक्ट है कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये होता है कि हम एक बेहतर कैरियर को प्राप्त करें, हमको रोजगार मिले, हम एक बेहतर जॉब में जाए, सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब
मतलब तो वो हमारी पहली प्रायोरिटी बन जाती है कि हमको अगर कोई गवर्नमेंट जॉब मिले बेहतर है, बहुत अच्छी बात है ये कि हम गवर्नमेंट जॉब हमको मिले। तो कहने का ये मतलब है कि आप समय के लिए बात कीजिए कि आपको आफ्टर मैट्रिकुलेशन कितना समय मिलेगा, 2 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल। अब जैसे देखिए एक सब्जेक्ट कॉमर्स सब्जेक्ट बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, नो डाउट, लेकिन मैं उन बच्चों को पढ़ने से रोकता हूं जिनके पास बहुत कम समय है। जब वो हम उनसे पूछते हैं कि आपको कितना समय मिलेगा, सर हमको 4 साल 5 साल समय मिलेगा, हम कहते हैं मत रखिए कॉमर्स। क्योंकि जब आप एक सीए बनने के पूरे प्रोसेस को देखेंगे कि जब आप एक चार्टर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो कम से कम मिनिमम आपको 8 10 साल का समय चाहिए। 4 साल की उसकी कोर्स होती है, आप इंटरमीडिएट करेंगे, अगर आपको उसके इंट्रांस एग्जामिनेशन की तैयारी में 1 2 साल खर्च हो गया, फिर किसी सीए के अंदर रह के 2 साल आप एक्सपीरियंस जुटाएंगे, तब कोई किसी कारखाने में आपको जॉब मिलती है जहां पे आप चार्टर अकाउंटेंट का जो है वो जॉब करते हैं। और उसके लिए ये भी जरूरी है कि आपको प्राय चार्टर अकाउंटेंट के मतलब आप किसी प्राइवेट जॉब को तलाश रहे हैं। और उसके लिए बिहार जैसे उत्तर प्रदेश जहां पे कम कंपनियां हैं, बिहार में खास करके अगर आप देखेंगे फैक्ट्रियां नहीं है, उद्योग नहीं है, तो आउट ऑफ बिहार होके आपके पास थोड़ा सा समय है, 8 10 साल की प्लान है आपके पास कैरियर को लेके, तो आप निश्चित रूप से उस सब्जेक्ट के साथ जा सकते हैं। बहुत अच्छा कैरियर है एक चार्टर अकाउंटेंट का। लेकिन उन बच्चों को हम रोकने का प्रयास करते हैं, उनको कहते हैं कि अगर आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है कि आप 8 10 साल समय दे सके अपनी पढ़ाई को, ठीक ना, तो फिर आप इस सब्जेक्ट के साथ आगे ना बढ़िए, आपको एक बेहतर कैरियर यहां से नहीं मिल पाएगा। तीसरी बात होती है कि आपकी चौथी अगर पॉइंट की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आपकी रिसोर्सेज क्या है, संसाधन क्या है। मसलन कि इसमें वो सारे चीज इंक्लूड कर देंगे कि आप कहाँ पे रहते हैं, जिस स्थान पे आप रहते हैं वहां पे एजुकेशन के लिए आपके पास रिसोर्सेज क्या है, ठीक ना। हालांकि अब डिजिटल युग है तो रिसोर्सेज बढ़े हैं निश्चित रूप से, ऑनलाइन क्लासेज की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, ग्रामीण कस्बे में भी ऑफलाइन क्लासेज लगभग, बहुत अच्छा लगता है देखकर, खुशी की बात होता है कि लगभग हर सब्जेक्ट के अब क्लासेज उपलब्ध हो रहे हैं, ग्रामीण कस्बे में भी हो रहे हैं, चाहे वो साइंस फैकल्टी के हो, आर्ट्स फैकल्टी के हो, कॉमर्स फैकल्टी के हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको देखना होता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज की गुणवत्ता को आपको देखना है कि वो क्या रिसोर्सेज। और देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक अच्छे प्लेटफॉर्म है, लेकिन ऑफलाइन क्लास का वो मतलब एक संपूर्ण विकल्प नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा मेच्योर है। देखिए अब आप मैट्रिकुलेशन पास करने वाले बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं, स्मार्टफोन होता है, आप इंटरमीडिएट का किए आप उनके हाथ में स्मार्टफोन दे दीजिए। आप अपने अपने अंतरात्मा से पूछिए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो उस स्मार्टफोन का सही यूजर है। बमुश्किल 5% बच्चे नहीं होंगे जो सही ढंग से उसका यूज कर पाते हैं। आपने उन्हें पढ़ने के लिए वो स्मार्टफोन दिया, वो तमाम चीज कर रहे हैं, वो रील्स बना रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और एक बंद कमरे में हो जाके किसी बच्चे को, उस उम्र के बच्चे को कि 14 15 16 17 18 बरस के अंदर के बच्चे को आप एक टेबल, एक स्टडी टेबल पे एक मोबाइल देख के बैठा के ये कहते हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेज कर लो, फलाना बहुत अच्छा टीचर है, आपको क्या लगता है कि कितनी देर तक वो कंसंट्रेशन बना के रख पाएगा उस स्टडी टेबल पर? वो कितनी देर तक पढ़ाई करेगा? नहीं करेगा पढ़ाई। 2 घंटा के बाद उसकी दिमाग डाइवर्ट होगी, फिर वो रील्स देखेगा, और जब एक बार अंगूठा घसना शुरू करेगा तो घंटों बीत जाएगा, पता चलेगा 2 घंटा रील्स देखने में बिता दिए, गप्पे लगाने में बिता दिए, हॉट स्टार पे काम कर रहे हैं, ठीक ना। आज के युवाओं को आप देखेंगे वो वेब सीरीज देखने में समय बिता रहे हैं। मैं आपकी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन वस्तु स्थिति जो है उसको बयां करना बड़ी जरूरी है। और बेबाकी के साथ तो मैं हमेशा से कहता हूं कि एक शिक्षक चापलूस नहीं होता है, मुझे चापलूसी करना नहीं आता है। मैं किसी अभिभावक को ये कहने नहीं जाता हूं कि आप अपने बच्चे को मेरे पास भेजें, इसीलिए कह पाता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। किसी अभिभावक को ये हमें नहीं आके कह सकते हैं कि सर ने किसी को कॉल किए हों, मैसेजेज किए हों, या इंडिविजुअली किसी गार्जियन से जाके मिले हों इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके बच्चे मेरे संस्थान में दाखिला ले ले। फिर तो ऐसे टीचर मतलब जिनके पास डिग्निटी ना हो उनकी टीचिंग पे थोड़ी प्रश्न चिन्ह है, मेरे ख्याल से होना चाहिए। टीचर महत्वाकांक्षी होता है, खुददार होता है, लालची नहीं होता है, ठीक है। खैर,
तो आपके पास क्या रिसोर्सेज है, ठीक ना, आपके पास ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लासेज की क्या सुविधा है, आपके पास कैसी एक ग्रुप है पढ़ाई को लेकर, ठीक ना। बहुत जरूरी है कि बच्चे ऑफलाइन क्लास से जुड़े। मैं एकदम बेबाकी के साथ कहता हूं कि ऑफलाइन क्लास का एक सही विकल्प ऑनलाइन क्लास नहीं है। ऑनलाइन क्लास उन लोगों के लिए है जो थोड़ा एक मेच्योर उम्र में है, एक बार आपको आपने क्लास किया है किसी हायर एजुकेशन सेंटर में जाके, कोटा में, पटना में, दिल्ली में, जहां भी आपने कोई कुछ किया है, या किसी एक अच्छे टीचर से जो गांव के ही रिसोर्सेज में क्यों नहीं आपको मिल जाए, और उसके बाद जब आप एक ऑनलाइन क्लासेज करते हैं तो आपको थोड़ा सा, और एक सही यूजर जो स्मार्टफोन को दुरुपयोग कम करता है, तो एक संभावना रहती है कि वो एक बेहतर ढंग से आगे बढ़ सके। अन्यथा ये सब बकवास बात है, कहने की बात है कि ऑनलाइन क्लास खरीद लेंगे, सब खरीद लेते हैं, कौन नहीं खरीद लेते हैं। सिंपल सी बात है। आज देखिए आप इंटरमीडिएट से, चाहे आर्ट्स से पढ़ने वाले हो कि साइंस से पढ़ने वाले हो, मैट्रिकुलेशन इवन आप देखिए कि मैट्रिकुलेशन के जो बच्चे, किसी मोबाइल में कोई क्लास नहीं है, किसी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया गया है, किसी टीचर का क्लास ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहा है, वो सब कर रहा है, कौन बहुत बड़ी बात है। अच्छे अच्छे टीचर उपलब्ध हो रहे हैं, आपको ऑनलाइन क्लासेज की सुविधा मिल रही है ऐप्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, तो सब कर रहे हैं। तरक्की कौन कर रहे हैं? क्या सब आगे बढ़ रहे हैं, सबके लिए एक बेहतर रोजगार सृजित कर पा रहे हैं? तो ऐसी बात नहीं है। चौथी बात, अगर पांचवी बात को देखेंगे तो ये भी एक मसला है कि बदलते समय को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जॉब अपॉर्चुनिटी कहां पे आपको ज्यादा मिलेगा? देखिए निश्चित रूप से जब आप साइंस के सेक्टर में आगे बढ़ते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग हो, आप मैट्रिक के बाद आईटीआई कोई करते हैं, कोई पॉलिटेक्निक करते हैं, ये सारे सेक्टर अगर आप देखेंगे कि वो बच्चे मैथ रखते हैं तो उनको लगता है कि हमने इंजीनियरिंग कर लिया। कोई क्या कहते हैं कि बायो रख लिया तो उसको समझ लेता है कि हम तो डॉक्टर बन गए, ठीक ना। हकीकत यह है, आपको एक आंकड़ा हम दे दें कि 2025 में लगभग 61 लाख कैंडिडेट जो थे पास आउट हुए इंटरमीडिएट में साइंस फैकल्टी से, साइंस स्ट्रीम से। और आप में से सब कोई जो शिक्षा को नजदीक से जानते होंगे, सबको पता होगा कि 90% ड्रॉप आउट साइंस में होते हैं। मैट्रिकुलेशन में 400 नंबर आया था, नंबर देख के अभिभावक क्या करते हैं कि उनको सब्जेक्ट रखवाते हैं। फर्स्ट डिवीजन वाले मैट्रिकुलेशन में कोई बच्चा अगर 325 नंबर भी है, उसको फर्स्ट डिवीजन, उसको कह दीजिएगा आर्ट्स रखने के लिए, तो उसको लगता है कि मजाक कर रहा है मेरे साथ, हमको माने भूसकोल समझ रहा है, हमको कमतर देख रहा है, अपमानित कर रहा है हमको, ये फीलिंग्स होती है सब्जेक्ट के साथ। तो वो कहेंगे नहीं। तो गार्जियन भी इस चीज को बगैर जाने की 350 नंबर आज के डेट में कैसे आते हैं, मैट्रिकुलेशन में 400 नंबर कैसे आते हैं मैट्रिकुलेशन में, बगैर उस चीज को जाने हुए अभिभावक भी जो है होते हैं उस नंबर को देख के बड़ी गदगद रहते हैं। खून बेच के पैसा देंगे तुमको, जमीन बेच के तुमको पढ़ाएंगे, इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा, डॉक्टर बनेगा मेरा बेटा, साइंस रखे, ठीक ना। और पता चलता है कि अगर 100 बच्चे साइंस को रखे तो 95% बच्चों का भूत इंटरमीडिएट के बाद उतर चुका होता है, ड्रॉप आउट होंगे, वो समझ चुके होते हैं कि ये गलती दोहरा दिया, मैथ तो आता था नहीं, इंजीनियर बनने का भूत उतर चुका होता है। और तब फिर वही आते हैं, बंगाल की खाड़ी में फिर मिलन होगा, क्या करेंगे सर? जनरल कंपटीशन की तैयारी करेंगे सर, बिहार पुलिस की परीक्षा कैसे निकलेगी? आपने तो उन सब्जेक्टों को लात मार दिया था मैट्रिकुलेशन के बाद कि हिस्ट्री तो सब्जेक्ट नहीं होती है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं होती है, अब आप बिहार पुलिस बनने आए हैं। जाइए आप उन उन लोगों से पूछिए जिन्होंने आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फंसा के पढ़ा पढ़ा के आपको कहे थे कि ठीक है आपको इंजीनियर बनाएंगे। उन लोगों से पूछिए आप जिन्होंने आपको वो डॉक्टर बनने के दिवा स्वप्न दिखाए थे। मैं एकदम स्पष्टता के साथ कहता हूं, अगर आपकी अभिरुचि, आपकी योग्यता, आपके रिसोर्सेज आपके पास हैं, तो निश्चित रूप से आप पढ़, आप जो सब्जेक्ट, अगर आपकी मैथमेटिक्स है अच्छी, आपकी बायोलॉजी है अच्छी, आपकी अंग्रेजी है अच्छी, तो आप निश्चित रूप से उस सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़िए। अगर एक बार असफलता भी मिलती है तो फिर से अपने टीचर से बात कीजिए, जाइए उनकी गाइडेंस लीजिए, ड्रॉप लीजिए, हो सकता है कि आप नेक्स्ट जो नेक्स्ट परीक्षा उसमें बहुत अच्छा कर जाए। हिम्मत मत हारिए। लेकिन अगर आपने अपना मूल्यांकन ढंग से नहीं किया था, आपने किसी तरह वो मार्क्स जुटाए थे, आपने मार्क्स देख के सब्जेक्ट चुना था कि हमें 350 नंबर है, हमें 400 नंबर है, इसीलिए साइंस पढ़ने हैं, तो आपका नतीजा यही होने वाला है कि आप
वहां से ड्रॉप आउट होंगे। 95% बच्चे इंटरमीडिएट के बाद ड्रॉप आउट होकर आएंगे, जनरल कंपटीशन में आएंगे। कुछ बच्चे होंगे जो बीटेक करके आएंगे कि सर ग्रुप डी का फॉर्म भरना है। बच्चे ऐसे आएंगे जो बीटेक करके हम बिहार पुलिस की फॉर्म भर रहे हैं, बिहार एसआई की फॉर्म भर रहे हैं, एसएससी की फॉर्म भर रहे हैं, ठीक ना। सर ग्रुप डी की फॉर्म कैसे निकलेगी? एक क्लर्क की एग्जामिनेशन निकल जाए तब हमको चाहिए सरकारी जॉब। भाई आपने तो उन सब्जेक्टों को पहले ही कह दिया था कि ये सब्जेक्ट जो होते हैं भूसकोल आदमी रखते हैं। अब आपको क्यों मिलेगा? आप जिस सब्जेक्ट को 2 साल 3 साल 4 साल की एक गैप बना ली, अब आपके लिए राह मुश्किल है, ठीक ना। क्योंकि जब प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आप आते हैं, जब आप इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है मैथ से आगे बढ़िए, आपको मेडिकल साइंस करना है मैथ से, आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आपको साइंटिस्ट के क्षेत्र में आगे जाना है, आप निश्चित रूप से साइंस के साथ आगे बढ़िए। लेकिन जब आप वहां से ये बात अभी सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, ड्रॉप आउट होके आइएगा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कि सर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, भले ग्रुप डी का ही क्यों नहीं हो, सर बिहार पुलिस के हवलदार वाला ही क्यों नहीं हो, चौकीदार वाला क्यों नहीं हो, ठीक ना। हमें बिहार एसआई का फॉर्म भरना है। जब आप एसएससी की तैयारी करने आएंगे, जीडी की तैयारी करने आएंगे, यहां तक कि एमटीएस की तैयारी करने आएंगे, टीचर बनने के लिए आएंगे, तब आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं काम देगा, एक परमोटेशन और कॉम्बिनेशन काम नहीं देगा। याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि जब जनरल कंपटीशन में आप आते हैं, साइंस वहां भी आपको जरूरत है, मैथ वहां भी आपको जरूरत है, लेकिन वो मैथ वो साइंस उसके 95% जो स्तर जो है उन प्रश्नों के, वो मैट्रिकुलेशन के स्तर के होते हैं। मैट्रिकुलेशन को थोड़ा अपग्रेड करना होता है, वही चीजें जो आपने मैट्रिकुलेशन में पढ़े थे, वही परसेंटेज, वही प्रॉफिट एंड लॉस, वही टाइम एंड वर्क, ठीक ना। अब वही सारे मैथमेटिक्स, वही सारी साइंस के चीज जो आपने मैट्रिकुलेशन में पढ़े थे, उसको थोड़ा अपग्रेड करके थोड़ा अपर लेवल पे उन्हीं टॉपिकों को पढ़ना होता है। पीसीएस एग्जामिनेशन तक, एकदम यूपीएससी तक, अगर आप प्रीलिम्स की बात करेंगे तो आपको क्या पढ़ने होते हैं साइंस में? जब आप प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं, एसएससी की तैयारी करने आते हैं, बिहार एसआई की तैयारी करने आते हैं, तो आपको क्या पढ़ने हैं? आपको मैथ पढ़ने हैं, क्योंकि 30% क्वेश्चन लगभग मैथ साइंस से होंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में, लेकिन वो मैथ वो साइंस मैट्रिकुलेशन के स्तर का होगा। अगर वो आप पढ़ा था वहां पे थोड़ी कमजोर भी है तो उतना आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ख्वाब देख के जा रहे हैं कि हमारी मैथ कमजोर थी, उसको ढक ढक के छुपा छुपा के आपने उस घाव को किसी तरह आप मैट्रिक किए थे, आज की मार्किंग सिस्टम में आपने अपने अंदर की जो खामियां थी उसको छुपा लिया था और फिर वो गलती रिपीट मार गए, और तब जब रिटर्न बैक प्रतियोगिता परीक्षा में जब आएंगे, जो कि सबको आना होता है, इंजीनियरिंग छोड़ के आते हैं, फेसबुक पे तो लिख लीजिएगा, बीटेक में नाम लिखाइएगा, प्राइवेट कॉलेज से बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो वो प्राइवेट से भी दाखिला दिला देते हैं अपने बच्चों को। फेसबुक पे वो बच्चा लिख लेता है इंजीनियर फलाना कुमार, और फिर आता है ग्रुप डी की बैच में तैयारी करने के लिए, बिहार पुलिस की बैच में तैयारी करने के लिए। ये दुखद हकीकत है। अगर आपको भी आप इंटरमीडिएट के बाद, मैट्रिकुलेशन के 3-4 साल के बाद आप ये फैसला लेंगे कि हमको प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करनी है, जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो आपकी राह मुश्किल होगी। तब आपको समझ में आएगा कि जिस सब्जेक्ट को आपने नकार दिया था, ये आपने कहा था कि ये कमजोर विद्यार्थी पढ़ते हैं, दरअसल उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत जज्बा चाहिए और बहुत टैलेंट चाहिए। अगर जब क्या कहते हैं आर्ट्स के बच्चे मेरे पास आते हैं कभी कभी, तो मैं उनको कहता हूं कि आपने टफ सेक्टर चुना है, आसान सेक्टर तलाशना हो तो चले जाइए, क्योंकि सबसे मुश्किल है आपको एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। जब आप रोजगार तलाश रहे हैं और आप एक गवर्नमेंट जॉब को तलाश रहे हैं, तो ये सब जानता है, शायद बच्चा बच्चा जानता होगा जो पढ़ाई का एबीसीडी भी जानता है, कि अगर आप एक सरकारी नौकरी मिलनी बड़ी मुश्किल बात है। जब आप एक गवर्नमेंट जॉब को तलाशिएगा, भले वो जॉब एक क्लर्क की ही जॉब क्यों नहीं हो, तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए था, आपके अंदर क्या टैलेंट होनी चाहिए थी, क्या पढ़ना था आपको। तब वो महानुभाव, वो महापुरुष आपको गधे की सींग की तरह गायब हो जाएंगे, जो आपके कैरियर को एक गलत दिशा में डाइवर्ट कर दिए थे, जो आपकी टैलेंट नहीं थी, ठीक ना।
तो इन सारी चीजों को देखिए और उसके बाद ही आप एक फैसला लीजिए, खुद से पूछिए और तब फैसला लीजिए। ऐसा नहीं, ये रिजिड नहीं होइए कि हमें आर्ट्स पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। ये अगर सोच रहे हैं कि आर्ट्स कमजोर बच्चे पढ़ते हैं, जिसको पढ़ के यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की आईएएस बनते हैं लोग, आप उस सब्जेक्ट को क्या समझते हैं? बहुत बहुत व्यापक रेंज होता है मानविकी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट का, जो है मानविकी विषयों का जो है। और एक और बात जो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि एक भ्रम फैलाया गया है कि आर्ट्स वाले बच्चों के पास कैरियर विकल्प कम होते हैं। कौन कहता है ये बात? आर्ट्स पढ़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कंटेंट राइटर बनते हैं। आर्ट्स पढ़ने वाले व्यक्ति जो है जर्नलिज्म की तैयारी करते हैं। आर्ट्स पढ़ने वाले व्यक्ति जो है फैशन डिजाइनर बनते हैं। आर्ट्स पढ़ने वाले व्यक्ति मास कम्युनिकेशन सेंटर में जाते हैं। आर्ट्स पढ़ने वाले व्यक्ति लॉ की पढ़ाई करते हैं। आप देखेंगे कि जिनके पास लॉ की डिग्री है, एलएलबी है, कानून का थोड़ा सा जानकार आदमी भी जो है वो भूखे नहीं मरता है। ठीक ना? आप टीचर बन सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, आप लेखक बन सकते हैं, आप जर्नलिज्म के सेक्टर में जा सकते हैं, मास कम्युनिकेशन के सेक्टर में जा सकते हैं। ढेर सारे जॉब अपॉर्चुनिटी आपके होते हैं। ठीक ना? तो ये सारी जो एक वहम फैलाई गई है, ये इसलिए फैलाई गई है कि जो कोचिंग संस्थान होते हैं, खास करके जब आप शहरों में जाएंगे तब ये बेहतर ढंग से समझ में आएंगे। उनकी जो एक दुनिया बनाई गई है, आप देखेंगे कि वो लाखों लाख फी लिए जाते हैं आपको इंजीनियर बनाने के नाम पे कोटा में। ठीक ना? वो और फिर क्या होते हैं, आपको एक सुसाइडल एलिमेंट बना दिया जाता है। आप इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि आप सुसाइड कर लेते हैं। अभी कोटा में पंखों में स्प्रिंग लगाया जाता है कि बच्चे सुसाइड करेंगे ना तो वो कर नहीं पाएंगे। उसके जिम्मेवार कौन है? तो जिम्मेवार ये सारी मानसिकता भी है जो आपको ये समझाया था। उस समय आपको समझाया ही नहीं गया कि शायद आप इंजीनियरिंग के लिए नहीं बने थे, शायद आप किसी और चीज के लिए बने थे, लेकिन आपने देखा देखी में चुना था और आपके ऊपर इतना प्रेशर बना था फिर कि आपने सुसाइड करने का ठाना। रुकिए, ठहरिए, अपने आप का मूल्यांकन कीजिए और तब सब्जेक्ट रखिए। मेरी बातों से आप किसी सब्जेक्ट को नहीं, ऐसे लोगों की बातों से आप किसी सब्जेक्ट का चयन नहीं कीजिए जो आपको पकड़ पकड़ के सुधारने में लगे हुए हैं। आज के टीचर आपको आपके घर पहुंचेंगे, बच्चों से मिलते हैं, अभिभावकों की चापलूसी करते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, फिर उनको कहेंगे कि आप अपने बच्चे हमको देखिए। हर संस्था को एक अधिकार होता है कि वो अपने एडवर्टाइज करते हैं, करने चाहिए, क्यों नहीं, होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या एडवर्टाइज करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। आप अपने बैनर चिपका देते हैं, अपने होर्डिंग्स चिपका देते हैं, आपके पास सोशल मीडिया का जंजाल है, उसके जरिए आप अपने एडवर्टाइज कर सकते हैं। मतलब एक नैतिक तरीका तो होता ही है। ठीक है, दूसरी बात है कि एक डिग्निटी मेंटेन तो करना ही चाहिए। लेकिन आप देखेंगे खास करके ग्रामीण कस्बों में मैट्रिकुलेशन के जो परीक्षा के बाद स्कूल स्कूल लोग पहुंचते हैं, कोचिंग संस्थान में पहुंचते हैं। पटना दरभंगा के टीचर आएंगे कोचिंग संस्थान में शिक्षकों से मिलने के लिए कि आप हमको बच्चे दीजिए। ठीक ना? स्कूलों में जाके आपको कहा जाएगा कि हम कैरियर गाइडेंस आपको देते हैं। ठीक ना? कैरियर गाइडेंस नहीं देने आए हैं वो ये कहने आए हैं कि आप मेरे पास दाखिला ले लीजिए। सीधा सपाट लैंग्वेज में मैं कह रहा हूं कि वो ये कहने आते हैं आपको। वो स्कूल स्कूल घूमते हैं, चौक चौराहों पे वो माने गार्जियनों की चापलूसी करेंगे, अभिभावकों की चापलूसी करेंगे। और मतलब वो इस सेंस में कि आप मेरे पास ज्वाइन कर लीजिए, इस संस्था को ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे महापुरुषों से बचे। ठीक ना? जो आपको कहते हैं कि हाँ आप मेरे पास ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको ये कर देंगे। झूठ बात है ये। अगर कोई कहता है कि आप मेरे पास ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपको हम दरोगा बना देंगे, झूठ बोलता है। इस सब इन सारे वहम में, इन सारे खास करके ग्रामीण कस्बों के बच्चों को हम कहते हैं कि कोई कहता है आपको हम इंजीनियर बना देंगे, डॉक्टर ही बना देंगे। आप मतलब अब अगर इस चापलूसी के साथ आपको ट्रीट किया जा रहा है तो थोड़ा सा संभलिए। हो सकता है कुछ अच्छे टीचर भी हैं हमारे समाज में, उन सारी चीजों में कुछ कड़वी बातें हैं जिसको मैं प्रायः सब जानते हैं कि मैं शिक्षण संस्थानों के बारे में चर्चा नहीं करता हूं प्रायः। लेकिन जब आप एक राय की बात कहते हैं हमसे कि सर मैट्रिकुलेशन के बाद क्या करें, इंटरमीडिएट 12वीं के बाद क्या करें, भैया क्या करें? 10वां क्लास में तो आपसे कहे थे कि सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। अब फिर से एक बार सोचिए,
गलती अगर हो गई है तो जल्दी सुधार लीजिए, नहीं सुधारिएगा तो जितना लेट कीजिएगा उतना पछताइएगा। पछताना तो है, मिलना तो पड़ेगा। फिर अगर आप अपने सब्जेक्ट के साथ न्याय नहीं करेंगे, आप कॉमर्स पढ़े थे और सीए नहीं बने, तो काहे के लिए यहाँ आए हैं? घास छीलने के लिए क्यों आए जनरल कंपटीशन में? आप अगर आए तो आपने अपना 4-5 साल बर्बाद करके आए हैं। आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, आप उनको उन गलतियों को सुधारना पड़ेगा जो गलती आपने उस समय किया था, क्योंकि वो आपके लेजर, जनरल, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट नहीं पूछे जाएंगे जनरल कंपटीशन में। तो सीधा सा बात है कि आप अगर साइंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि डटे रहिए। अगर एक बार असफलता भी मिलती है तो मैं उन बच्चों को यही सलाह देता हूं कि अगर आपकी योग्यता, अभिरुचि, ये दोनों चीज साइंस के साथ है, रिसोर्सेज आपके पास बेहतर है, बेहतर रिसोर्सेज होने चाहिए थोड़े से, तो आप जाइए साइंस पढ़िए। और क्या कहते हैं कि अपनी जो ड्रीम है कि हमें इंजीनियरिंग करना है, बहुत अच्छा सेक्टर है, बहुत बेहतर चीज है। एक डॉक्टर किसी सपने को जीने की तरह है। आप नीट की तैयारी कीजिए। अगर एक बार असफलता भी मिलती है तो अपने शिक्षक से, जो उसके एक्सपर्ट लोग हैं उनसे बात कीजिए, फिर से एफर्ट लगाइए। हाँ, इतनी तय बात है कि अगर वहां से आप कम बैक करके आएंगे, फिर रिटर्न बैक की जो प्राय होता है 90% से 95% बच्चों के साथ होगा, जो कम बैक करके आएंगे जनरल कंपटीशन में, उनकी राह मुश्किल होने वाली है। तो यहाँ पे सोच समझ के फैसला लीजिए, तब शायद आपके फैसले आपको ही कटघरे में खड़ा कर दे। देखिए, सिंपल सी बातें हैं कि मैट्रिकुलेशन के बाद, मतलब ये नंबर गेम जो होते हैं, जो नंबर के आधार पे, मैट्रिक के मार्क्स के आधार पे स्ट्रीम का चयन करते हैं, विषय का चयन करते हैं, तो इस कुचक्र को समझिए। ये चीज, मतलब आप अपनी अभिरुचि को नहीं देखेंगे, आप अपनी टैलेंट को नहीं देखेंगे, आप अपने रिसोर्सेज को नहीं देखेंगे, आप ये नहीं थिंकिंग करते हैं कि हमें कितना वक्त मिलेगा पढ़ने का, आपको ये नहीं पता है कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप ये नहीं डिसाइड किए हैं कि आपको प्राइवेट सेक्टर को अफोर्ड करना है, उधर प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव ऑन करना है, या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप आगे बढ़ेंगे, और आप एक स्ट्रीम चुन रहे हैं, आप अपने सब्जेक्ट का चयन कर रहे हैं इस आधार पे कि आपकी मार्क्स इतने हैं, इस आधार पे कि आपको फलाने व्यक्ति ने ये कह दिया, इस आधार पर कि आपके दोस्तों ने ये विषय रख लिया। तो इसका मतलब आपने तो खुद को देखा ही नहीं, अपना मूल्यांकन किया ही नहीं, आपके पास अपनी कोई प्लानिंग है ही नहीं। आप दोस्तों की प्लानिंग से चलते हैं, आप लोगों के बातों से चलते हैं। अपना मूल्यांकन कीजिए। आप इंडिविजुअली इस दुनिया में आप अकेले आए हैं, हर व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में अकेला होता है। आपको क्या करना है, आप अपनी ड्रीम सेट कीजिए, आपकी अपनी मंजिल होगी, आपके अलग रास्ते होंगे। किसी का रास्ता दूसरे के रास्ते से नहीं गुजरता है, आपको अपने रास्ते खुद ही बनाने पड़ते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। देखिए, आप नंबर गेम कब तक खेलेंगे? मैट्रिक के बाद आप इंटर कर लेंगे, आप मैट्रिक के बाद आप इंटर कर लेंगे, इंटर में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आपको किसी भी सब्जेक्ट के साथ जाएं, आप चाहे साइंस से जाएं, आर्ट्स से आए, कॉमर्स से आए, हो सकता है कि इंटरमीडिएट के बाद भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। कारण है मार्किंग सिस्टम लिबरल है, हो सकता है आपको अच्छे मार्क्स आ जाए, लेकिन फिर आपके सामने जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा आफ्टर इंटरमीडिएट, वो प्रश्न चिन्ह बड़ा, बहुत बड़ा होता है कि अब क्या। मैं गार्जियन को भी कहता हूं कि उस समय, जिस समय आपने अपने बच्चे की अभिरुचि, प्रतिभा, रिसोर्सेज को नहीं देखा था, और सीधे इस बहाव में कि मेरे बच्चे ने इतना मार्क्स लाया है, उस आधार पे आप तय कर लेते थे कि आपको उस बच्चे को क्या करवाना है। इन चीजों से बचे। आप देखा देखी में सब्जेक्ट रखवाते हैं। आज के ग्रामीण कस्बों में देखेंगे, शिक्षक शिक्षक कम, नेता ज्यादा है। आपको सही गाइडेंस नहीं प्रदान करेंगे, ठीक ना? 2 साल आपके वो आपको इसलिए आपकी प्रशंसा करेंगे। मैं एकदम बेबाकी के साथ कहता हूं, अभिभावकों से कहता हूं कि अब शिक्षक आपसे पर्सनली कांटेक्ट करते हैं आज के डेट में, कि आपसे इसलिए कांटेक्ट कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं कि वो टीचर कम, वो एक क्या कहते हैं, मैनेजमेंट करता ज्यादा हो चुके हैं, बच्चों को की एक एजेंट की तरह की भूमिका निभाते हैं, कि वो आपके बच्चे आपसे लेना चाहते हैं, आपकी प्रशंसा करके आपके बच्चे के करियर को बर्बाद करने का लाइसेंस लेना चाहते हैं। तो कृपया इनसे बचिए। अब
मेरी बात ना माने, उनकी बात ना माने, XYZ, आप वो चीज ढूंढिए जो आपके बच्चे के कैरियर के लिए सही हो। और इसके लिए आप खुद से चीजों को एनालाइज कीजिए, उसको समझिए, वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य को समझिए, मार्किंग सिस्टम को समझिए। आप अपने गांव में, अपने कस्बों में, अपने आसपास, अपनी समाज में बहुत सारे आप सोचते हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक ना। और गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप अपने आसपास देख लीजिए, बहुत सारे टीचर होंगे, वकील होंगे, बिहार पुलिस होंगे, बिहार दारोगा होंगे, SSC से पास किए होंगे। जब उनकी सरकारी जॉब आप देखते हैं तो आपको फिर दिखाई पड़ेगा कि उनके रास्ते क्या थे, ठीक ना। तो इसलिए ये मत देखिए कि इस एक्सट्रीम के साथ हमको आगे बढ़ना, बिना चीजों को जाने हुए, बिना अपनी टैलेंट को जाने हुए। हर सब्जेक्ट अच्छा होता है, साइंस विषय अच्छा होता है, कॉमर्स अच्छा विषय है। कोई ITI के थ्रू आगे बढ़ता है, उनकी भी अपनी राह हो सकती है, हो सकता है कि वो अपनी मार्ग में बहुत सफल हो। कोई पॉलिटेक्निक के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं, उनकी राह अच्छे हो सकते हैं। लेकिन सीधा सा बात है कि आप इन सारी चीजों का मूल्यांकन अपनी स्तर पे करें, खुद से इन सवालों को पूछें। क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद जब ये वाट खड़ा होगा आपके सामने, जब ये प्रश्न चिन्ह, तब आप उसको इस मार्किंग सिस्टम की गणित से, अंकों का जो खेला आप खेल रहे थे, नंबर नंबर जो कर रहे थे, ना तो गार्जियन सुलझा पाएंगे, ना वो बच्चे सुलझा पाएंगे, और ना ही वो टीचर आपकी समस्या को सुलझा के देंगे आपको, जो आपको एक दिवा स्वप्न दिखाए थे, ख्वाब दिखाए थे आपको, ठीक ना, कि हम आपको फलाना चीज कंप्लीट करवा दे रहे हैं। तब आपके समझ में आएगा कि अब क्या, तब आप आएंगे कि हमको जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी है। वाई? अब तो आप उस समय कहां थे? आपने डिसीजन लेट से लिया, आपकी राह थोड़ी मुश्किल से भरी होगी। बाद में समझ में आएगी कि ऐसे ऐसे मार्क्स वाले आते हैं, लेकिन वो फिर डाइवर्ट हो जाते हैं, अपनी मंजिल तय नहीं कर पाते हैं, रोजगार नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि वो इन सारी महिमा मंडन में कहीं गुम हो जाती है। उनकी नेचुरली प्रतिभा जो थी उसको गिरफ्त कर लिया गया, कोचिंग माफियाओं का, ट्यूशन माफियाओं के हत्थे चढ़ गया वो बच्चा, और फिर वो अपने राह से भटक जाता है, गुमराह हो जाता है वो बच्चा। वो अपनी कैरियर को एक सही दिशा में जो ले जा सकता था, वो रास्ता भटक जाता है। इसलिए इन चीजों को, इन दिखावे की चीजों से बचिए, थोड़ी तह में जाइए, थोड़ा गंभीर बनिए, पढ़ाई कीजिए, अपने लिए एक बेहतर रास्ते का चयन कीजिए। वो रास्ता आपके लिए, सारे रास्ते ओपन है, कोई रास्ता बुरा नहीं है, हर रास्ते खुले हुए हैं आपके लिए। आप अपने आप का मूल्यांकन करें, स्व मूल्यांकन करें, देखें उन चीजों को, और तब एक निर्णय ले। और जो निर्णय ले, उस निर्णय के साथ अडिग होकर मजबूती के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। सबों की राय जरूर लीजिए, लेकिन अपना मूल्यांकन जरूर करिए, ठीक है। फिर कभी बातें होंगी विशेष इन चीजों के बारे में, ठीक है। फिलहाल हम लोग बैच पढ़ लेते हैं।